नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो यूँ तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स में गणित में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारी हिंदी वगैरह में उनका प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स में जब आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। फिलहाल हमारी हिंदी में जितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन सब के बारे में आपको बताती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार बोलते समय वक्ता सांस लेने के लिए रुकता है, उसी प्रकार लेखक लिखते समय भिन्न भिन्न भावों और वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकता है। वाक्यों में रुकने या विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम ये होता है, इस तरह से एक लाइन होती है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा रुकना। प्रत्येक वाक्य की पूर्ण समाप्ति के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे चिड़िया डाल पर चहचहा रही हैं, उसके बाद अंत में है पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। बहुत आसान है, ये हम सभी को आता है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्धविराम का अर्थ है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम से आधा ठहरना। एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से दूर का संबंध दिखलाने के लिए अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आज यह कथा अधूरी रही, कल समाप्त होगी। आज यह कथा अधूरी रही, यहाँ पर एक हमने हल्का सा विराम लिया, कल समाप्त होगी। यह कल समाप्त होगी, इसका संबंध किससे है? इस कथा से। आज यह कथा अधूरी रह गई, कल समाप्त हो गई। सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहें। सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहें। चला गया के बाद, इस सेंटेंस के बाद, वाक्य के बाद एक हल्का सा विराम हम ले रहे हैं और उसके बाद हम इसे पूरा कर रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें। तो ये हो जाएगा अर्धविराम। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम हम सभी जानते हैं, कॉमा। अल्प विराम का अर्थ है बहुत कम देर के लिए रुकना। जैसे प्रेमचंद ने गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि उपन्यासों की रचना की। यह दूसरा उदाहरण है, प्रिय भाई नमस्कार, आपका पत्र मिला। अब देखिए, प्रेमचंद ने गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब के बाद हमने कॉमा लगाया है, अल्प विराम लगाया है, मतलब छोटा सा विराम लगाया है इन शब्दों के बाद में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा ठहराव आ रहा है। गबन, गोदान जो मैं बोल रही हूँ तो उसमें एक छोटा सा ठहराव आ रहा है, थोड़ा सा रुक रही हूँ, उसके बाद बोल रही हूँ। तो इसके लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है प्रिय भाई नमस्कार, प्रिय भाई के बाद कॉमा या अल्प विराम, उसके बाद नमस्कार। चौथा है विस्मय बोधक चिन्ह। यह हम बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं, हम अव्यय वगैरह में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह, ये चिन्ह होता है विस्मय बोधक, जहाँ हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, करुणा आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या पेंटिंग है, वाह के बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है। फिर है छी कितनी गंदगी है, यहाँ पर छी के बाद भी हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है। फिर अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे आप कहाँ से आए हैं, क्या वे घर पर नहीं है, इन सब के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगला है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह ये जो ऐसे डैश की तरह होता है, छोटा सा, ये किसी शब्द या वाक्य की तरफ निर्देश करने के लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे फलों के नाम, फिर ये निर्देशन चिन्ह आया है, उसके बाद आम, केला, अंगूर, सेब, ये इनकी तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निर्देशन चिन्ह लगाया है। सातवां है उपविराम। उपविराम जिसे आप शायद कॉलन कहते हैं। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तब वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, फिर है उपविराम वरदान या अभिशाप, या जैसे होता है प्रदूषण एक भारी समस्या, तो ऐसी जगहों पर ये उपविराम लगाया जाता है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने निबंध
पत्र लेखन आपको पढ़ाया था, उसमें भी मैंने सब जगह उपविराम का ही प्रयोग किया है। 8वां है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह आप जानते हैं, ब्रैकेट, जैसे नेताजी ब्रैकेट में सुभाष चंद्र बोस, मतलब ये क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि नेताजी किसके बारे में कहा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है, वरना नेताजी तो और भी कोई हो सकता है। तो नेताजी ने कहा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है सुभाष चंद्र बोस, ये मेंशन करने के लिए, बताने के लिए कि यही वो व्यक्ति हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर विश्वामित्र, फिर ब्रैकेट में है क्रोध में कांपते हुए, कह रहे हैं ठहर जा। आप लोगों ने जब कभी नाटक पढ़ा होगा, एकांकी नाटक, आपकी किताब में एक पार्ट तो होता ही है नाटक का कोई, तो उसमें लोगों के एक्सप्रेशंस बताने के लिए, उनकी भाव भंगिमाएँ बताने के लिए, कौन खुशी से बोल रहा है, कौन मुंह बनाते हुए बोल रहा है, कौन क्रोध में बोल रहा है, तो वो जो भाव होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं या कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यह भी वैसे डैश जैसा ही होता है मगर छोटा होता है। इसका है परिभाषा, सहचर शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो सहचर शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, सहचर का मतलब होता है साथ में चलने वाले शब्द, तो रात दिन हम साथ में ही बोलते हैं ना, दिन रात, अलग अलग वाक्य हैं तो अलग अलग तरीके से बोलेंगे, नहीं तो ये सारे शब्द एक साथ ही आते हैं, रात दिन या दिन रात, स्त्री पुरुष, फल फूल, राधा कृष्ण, माता पिता, 8-10 या भाई बहन, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उनके बीच में हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर 10वां है एकल अवतरण चिन्ह, इसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये एकल है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग कैसे होता है, वाक्य में किसी विशेष शब्द या वाक्य को दर्शाने के लिए एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विश्व भर में कोरोना महामारी बढ़ रही है, यहाँ पर कोरोना को विशेष रूप से दर्शाने के लिए कि आपका ध्यान इस पर जाए, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब एकल अवतरण चिन्ह या एकल उद्धरण चिन्ह के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर है अगला दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए अवतरण और उद्धरण दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, सिर्फ नाम दो है, इसलिए मैं अवतरण और उद्धरण दोनों साथ में बोल रही हूँ। दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई वाक्य कहा जाता है या किसी के द्वारा कहा गया, या आप कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, कोई परिभाषा, किसी की कही हुई परिभाषा लिख रहे होते हैं, तो वह हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो किसी की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, मतलब दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये होता है, यहाँ पर स्केच से पूरा बंद हो गया डॉट, असल में ऐसे होता है, यहाँ पर गोल जो बीच में जगह रहेगी ऐसा गोल बनाया जाता है, छोटा सा बनाया जाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी बड़े तथा संक्षिप्त शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य मतलब ऐसा छोटा सा शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे देखिए हम इसका बहुत उपयोग करते हैं पर हमें नाम नहीं पता रहता। देखिए जैसे डॉक्टर का डॉ लिखकर यहाँ पर छोटा सा लाघव चिन्ह, पंडित का पंग लिखकर लाघव चिन्ह, प्रोफेसर का प्रो लिखकर लाघव चिन्ह, आचार्य का आ लिखकर लाघव चिन्ह। किसी के नाम के आगे हम पूरा डॉक्टर प्रोफेसर आचार्य नहीं लिखकर ये छोटा सा एक शब्द एक अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि क्या कहना चाहता है। जैसे डॉ लिखकर लाघव चिन्ह है तो हम इसे समझ जाते हैं ये लिखा है डॉक्टर
अब्दुल कलाम। ये आज़ाद गलती से हो गया है, असल में एक थे हमारे सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, तो लिखते समय ध्यान में नहीं आया, मैंने इनके नाम के आगे आज़ाद लिख दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ही हैं, ठीक है। फिर 13वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये होता है, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा अपनी किताबों में, शायद बहुत बार आपने ऐसा बनाया भी होगा। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कुछ विशेष निर्देश देने के लिए किया जाता है, जैसे आम के निम्न फायदे हैं, ऐसा करके विवरण चिन्ह हम देंगे, उसके बाद उसके फ़ायदे लिखेंगे, कौन कौन से फ़ायदे हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह संज्ञा के 5 भेद होते हैं, फिर यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह बनाया क्योंकि हम संज्ञा के विवरण बता रहे हैं, तो फिर उसके 5 भेद 1 2 3 4 5 उसके भेदों के बारे में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। अगला है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन मतलब जिसे हम अंडरलाइन करना कहते हैं, अधोरेखित कहते हैं ना, अधोरेखित शब्दों के अर्थ लिखिए, तो जो अधोरेखा होती है उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं, ये होती है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन या अधोरेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, मतलब अलग करती है। तो यहाँ हमें यमुना नदी को विशेष तौर पर दर्शाना है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया है, रेखांकित या अधोरेखित कर दिया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन कर दिया है। तो ये हो गया हमारा रेखांकन चिन्ह। अगला है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, लोप मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ये होता है डॉट डॉट डॉट, कई डॉट होते हैं। कैसे होता है देखते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है तब वहाँ पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है तब वहाँ पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन वे तो करके फिर डॉट 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 कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वे तो मेरा सम्मान नहीं करते या मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, कुछ भी, ठीक है। फिर है 16वां विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह। अगर आप कुछ भूल गए हैं लिखना, गलती हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोगों ने बहुत किया होगा। देखिए कैसे होता है इसका प्रयोग। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे कुतुब मीनार में है, यहाँ पर हम भूल गए हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली शब्द लिखना भूल गए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, त्रुटि पूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह बनाकर ऊपर लिख दिया दिल्ली, तब यह वाक्य कंप्लीट हो गया, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब तुलना करने वाला, दोनों की बराबरी दिखाने वाला तुल्यता सूचक होता है। इसका चिन्ह ये है, यह हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। दो शब्दों में समानता दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य, फिर ये हमने तुल्यता सूचक चिन्ह लिखा किया, और उसकी बराबरी वाला कौन सा शब्द आया, दिनकर। सूर्य का अर्थ दिनकर होता है, अक्सर हम शब्द अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, शब्द अर्थ लिखने में। फिर है 18वां समाप्ति सूचक। मतलब अगर कोई लेख है, कोई कहानी है, कुछ है लिखा हुआ उपन्यास है, वो समाप्त हो गया तो अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, यह होता है समाप्ति सूचक। यह चिन्ह आप देखेंगे जहाँ तो समझ जाएंगे यहाँ पर यह कहानी है, चाहे लेख है, चाहे जो कुछ भी समाप्त हो गया। जहाँ कोई विषय समाप्त होता है वहाँ समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने कोई कथा लिखी गई है और अंत में लिख दिया कि अतः कथा समाप्त हुई। हमेशा नहीं लिखा रहता, दूसरी तरीके से भी समाप्ति की जा सकती है। आपको समझाने के लिए यह वाक्य मैंने लिखा है, अतः कथा समाप्त हुई करके फिर इस समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने विराम चिन्ह बहुत सारे पढ़े हैं स्टूडेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में। आपको कोई भी सवाल आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।